फॉर, बट वी हैव कम सेशन। बाकी जन का इंट्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है तो अपन क्लास को डिले नहीं करते। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अपना जो अवकाश नियम है शासकीय सेवकों के लिए, वेलफेयर के लिए दिया गया है। शासन जब अपने से कुछ काम कराती है तो उसके लिए हमको कुछ प्रोत्साहन स्वरूप कुछ सुविधा भी देती है। तो उस सुविधा के अंतर्गत एक अपना अवकाश नियम भी है, और यह अवकाश नियम जो शासकीय सेवकों के लिए है 1977 से चालू हुआ है। ठीक है, और ये जो 1977 से चालू हुआ है और अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब अपना आया अस्तित्व में, तो उसके बाद 1 अक्टूबर 2010 से हमारा छत्तीसगढ़ का अवकाश नियम लागू होगा। अब ये अवकाश नियम में सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये अवकाश क्या हमारा प्रिविलेज है, हमारा अधिकार है, या हमारा ये कोई अधिकार नहीं है। मेरे को क्लास में से कोई इसको बताएगा क्या ये हमारा अधिकार है कि ये हमारे को दी हुई सुविधा है? मेरे को लगता है कि लंच के बाद सब सोने के मूड में आ गए, ये लगता है ना। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, मेरे को रिस्पांस आता तो अच्छा लगता है। अवकाश एक सुविधा है मैडम, ये अधिकार नहीं है। शासकीय सेवकों को दिया गया एक सुविधा है जो हमारे अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो से परिस्थितियों के अनुसार, शर्तों के अनुसार किस तरह स्वीकृत करेंगे। जी मैडम, थैंक यू। वेरी नाइस, गुड गुड। अब मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, सबसे पहले हमारे को आकस्मिक अवकाश, ये आकस्मिक अवकाश क्या होता है और क्यों दिया जाता है? क्या चीज है ये आकस्मिक? मतलब आकस्मिक शब्द से ही हमको इंडिकेट हो रहा है कि हमको जब अचानक से कोई अवकाश की आवश्यकता पड़ती है, मतलब अवकाश की आवश्यकता होती है और हमारे पास समय नहीं है, तो उस समय हम उसको आकस्मिक अवकाश के रूप में ले सकते हैं। तो ये जो आकस्मिक अवकाश है कितने दिन का देय होता है? वर्ष में 13 दिन के लिए। यस। अब जी जो 7 किलोमीटर से दूर में, जो 20 किलोमीटर से दूर में रहते हैं उनको भी नहीं, जो 7 किलोमीटर से दूर में जिनका मुख्यालय बाहर है उनको 20 दिन का मिलता है, बाकी लोग को 13 दिन का मिलता है। सुनिए उसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि जो अपना ट्रैवल क्षेत्र के अलग है, ट्रैवल क्षेत्र से अलग है। जो ट्रैवल क्षेत्र वाले हैं उनके लिए आपने बिल्कुल सही बोला, 20 किलोमीटर से दूर है उनको 20 डेज का, मतलब हमारा जो आकस्मिक अवकाश की देता है वो केवल 13 डेज की होती है। ठीक है, 13 डेज में जो ट्रैवल एरिया में है उनको 7 डेज एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा जो आपका हेल्थ में है उन लोग को भी मिलता है, और हेल्थ में भी एक कंडीशन है कि यदि मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले को ऑफ मिलता है पर वीक में, तो उनको फिर वो 7 डेज का एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? हेलो हेलो हेलो, इसमें ये क्लियर हुआ? अब इसमें एक चीज और है कि जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों को अवकाश की जो संख्या होती है वो कितने दिन की होती है? 16 दिन की होती है। और शैक्षणिक सेवा में जो काम करते हैं उन लोगों को 30 जून तक की अवधि के लिए 13 डेज का मिलेगा, परंतु उन लोग के में कैलकुलेशन कैसे होगा? आप लोग एजुकेशन वाले हैं, आप लोग को मालूम होगा। हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैडम जी मैम जी। आप लोगों को भी 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। अब हमारा जो आकस्मिक अवकाश है, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ जो होते हैं उनके लिए भी अलग से
और डे है। मैं सोचती हूँ यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से कुछ अपना यूनियन में भी होंगे तो उन लोग को मालूम होगा कि ये हमारे को किस तरीके से डे है। देखिए, इसमें जो तहसील एवं विकास खंड स्तर पर जो है उनको 3 दिन का स्पेशल आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है, जो आपके अध्यक्ष होंगे और सचिव होंगे। ठीक है, अध्यक्ष और सचिव लोग जो होते हैं तहसील और ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं उन लोग को 3 दिन का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। और संभाग एवं जिला स्तर के अध्यक्ष और सचिव जो होते हैं उनको 1 वर्ष में अधिकतम 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे होता है। अब आपका संभाग के ऊपर क्या होता है? राज्य स्तर। राज्य स्तर में जो अध्यक्ष होते हैं और महामंत्री होते हैं उन लोगों के लिए अधिकतम 10 दिन का विशेष अवकाश स्वीकृत होता है। क्लियर? तहसील स्तर पर कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे होता है? मैडम 3 दिन। 3 days. यस, वेरी गुड। और आपका संभाग स्तर पर? 7 दिन का। 7 दिन। गुड, वेरी गुड। और आपका राज्य स्तर पर? 10 दिन। 10 दिन, वेरी गुड, 10 दिन। अब हमारे को ये आकस्मिक अवकाश जो है अधिकतम सीमा कितना हम ले सकते हैं? एक साथ में एक बार में कितना हम ले सकते हैं? 6 दिन का सर दे सकते हैं मैडम जी 6 डेज 6 डेज नहीं मैडम, प्रीफिक्स और सफिक्स मिला करके 8 दिन अच्छा जी जी तक हम ले हाँ सकते जी हैं। जी ठीक है? प्रीफिक्स सफिक्स हॉलीडेज को छोड़ के हॉलीडेज इंक्लूडिंग, हाँ, मतलब जी, ऐसे जी। आप 6 डे लेंगे परंतु आप जो इनकॉर्पोरेट करके लेंगे मतलब एट अ टाइम 8 डेज से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। वैसे आपको पूरा साल भर में कितने दिन की 13 दिन की पात्रता है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? सिर्फ मैडम भर एक्टिव है, बाकी सब इनएक्टिव लगता है। मेरे को कोई आवाज नहीं आ रही है। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, तब तो फिर मुझे पढ़ाने में भी मजा Yes, आएगा we करने में। are जी क्लियर हो गया listening मैडम। you carefully. We are listening you carefully. ओके, थैंक यू। We are listening you carefully. If everybody will answer you, there will be chaos, and Yeah. words will not be listened properly. That's Okay. why we remain silent. That's why. That's the reason. ओके ओके, नो So प्रॉब्लम। very carefully. अच्छा, Okay. अब इसके अलावा हमारे को यदि हम परिवार नियोजन कराते हैं, फैमिली प्लानिंग कराते हैं, तो विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है। अब इसमें भी क्या है कि जो हमारा परिवार नियोजन यदि ऑपरेशन करवाने के साथ साथ यदि होता है तब हमें एकदम उसकी पात्रता नहीं होगी। परंतु यदि आप परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराते हैं तो शासकीय सेवकों को 6 दिन की आकस्मिक अवकाश का विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है। और यदि मान लो आपका प्रसूति अवकाश के बाद आप यदि कराते हैं तो उस कंडीशन में 14 डेज का विशेष आकस्मिक अवकाश दे होता है। परंतु इसमें भी कंडीशन है कि 2 या अधिक बच्चे यदि जीवित रहेंगे तब आपको इसकी पात्रता नहीं होगी। उससे यदि कम के हैं तब आपको इसकी पात्रता होगी। अब इसमें आप लोग ये देखेंगे, पत्नी के परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 7 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यदि वाइफ कराती है फैमिली प्लानिंग तो हस्बैंड को 7 डेज का विशेष आकस्मिक अवकाश दे होगा। अब इसमें आप लोग ये बोलेंगे कि यदि मान लो हस्बैंड कराता है तो क्या वाइफ को दे होगा कि नहीं होगा? यदि हस्बैंड फैमिली प्लानिंग कराता है तो पत्नी को अवकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें
पति की सेवा करने के लिए पत्नी को भी देय होगा, विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। परंतु इसमें एक कंडीशन ये भी है, यदि मान लो आपने फैमिली प्लानिंग कराया और फैमिली प्लानिंग कराने के बाद यदि वो मिसकैरेज हो जाए, मतलब आपका फेल हो जाता है, तो यदि सेकंड टाइम भी आपका यदि फैमिली प्लानिंग होता है तो उस कंडीशन में भी आपको ये विशेष अवकाश की पात्रता होगी। क्लियर? अब इसमें हमारे को एक चीज और देखना है कि यदि मान लो आपके वर्ष चार्ज में है, दैनिक वेतन भोगी में है, तो उन लोग को भी आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, परंतु उन लोगों के पास भी कंडीशन है। यदि मान लो पूरा 7 दिन लगातार काम करते हैं तो एक दिन का उन लोग को संडे का ऑफ मिलेगा, प्लस आपको 13 डेज का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। हमारा जो अवकाश नियम है 1977 से लागू हुआ है, जिसका संशोधन अपना 1 अक्टूबर 2010 से छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। अब ये अवकाश नियम हमारा आकस्मिक अवकाश हमने देख लिया, इसके अलावा भी हमारे पास अवकाश के विभिन्न प्रकार के हमारे को अवकाश दिए होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे को हम देखेंगे कि अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश क्या है? साल भर में हमको 30 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता होती है। अब 30 दिन का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है कि 1 जुलाई से आपका दिसंबर तक 15 दिन का आपको मिलेगा, 1 जनवरी से लेकर जून तक का आपको 15 दिन का दे होगा। अब इसमें हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन ऐसा होगा कि जो मैक्सिमम हमारे को पात्रता है अर्जित अवकाश रखने की कितने दिन की है? कितने दिन की? 300 days. 300 डेज की है। परंतु इसको हम यदि हम रिटायर होते हैं और इनकैश करते हैं तो इनकैश करने की पात्रता कितने दिन की है? 250। नहीं, 250 नहीं, 240 डेज का। 240 डेज का हमारे मैडम अभी तक जी 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 मध्य प्रदेश में 300 डेज का हो गया है पूरा का पात्रता, परंतु छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी हमारे को केवल 240 दिन की पात्रता दी है। अब इसको हम एक्युमुलेट कैसे करेंगे, हम इसको काउंटिंग कैसे करेंगे? आपका 300 डेज का आपने मैक्सिमम बोल दिया, परंतु यदि मान लो आपका जुलाई में 300 डेज ऑलरेडी है और उसके बाद भी आपको 15 दिन की पात्रता है, तो ये जो 15 दिन की पात्रता है उसको हम क्या करेंगे? प्लस करके उसको जमा मानेंगे। मतलब वो कर्मचारी जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के बीच में यदि मान लो अर्न नहीं लेता है तो पहले जो उसका माइनस होगा, ये जो 15 दिन अपन एक्स्ट्रा करके रखे हैं उसको माइनस होगा, उसके बाद ये 300 में से माइनस होगा। पहले ये नहीं था, परंतु ये जो जब से हमारा 2010 का नियम लागू हुआ आकाश का नियम, तब ये प्रिविलेज हमको मिला है। क्लियर? अब इसमें हमारे को एक चीज ये देखना है कि यदि मान लो कर्मचारी रिटायर होता है और उसके खाते में 300 डेज का आपका छुट्टी एक्युमुलेटेड है, मतलब जमा है। अब उसको पात्रता कितने दिन की है? केवल 240 डेज की है। ठीक है, तो मगर इसमें नियम ये बोलता है कि 87 के पहले यदि किसी ने लीव सरेंडर लिया है या पैसे को कैश कराया है तो जितने दिन उसने पहले लिया है वो दिन का उतना माइनस होगा। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 300 डेज है और आपने 87 के पहले 60 दिन का लीव इन कैश करा चुके, ठीक है?
60 दिन का जो लीव एनकैश करा चुके हैं उसमें मतलब हमारा 300 में 60 कम हुआ तो कितना हुआ 240 डेज। ठीक है, तो 240 डेज का आपको पूरा कैश करने का आपको पात्रता हो जाएगी। परंतु यदि मान लो आपने 87 के पहले 70 दिन का लीव एनकैशमेंट कर चुके हैं, अब 70 दिन का लीव एनकैशमेंट जो कर चुके हैं आपने, तो आपको कितने दिन की पात्रता होगी? बोलिए भाई। 230 दिन की, क्योंकि 70 डेज का माइनस हो जाएगा और आपको 300 में से 70 डेज माइनस होगा और 230 डेज का आपको लीव एनकैशमेंट करने की पात्रता हो जाएगी। अब इसमें हमारे को अर्जित अवकाश में एक चीज और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा हर साल का जो लीव का अकाउंट है वो मेंटेन होकर के 10 तक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कर्मचारी छुट्टी पर चला जाता है, उसका लीव का कोई भी अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाता है और उसके बाद उन लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हमारा छुट्टी का क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। और ये कब हमको परेशानी देता है? जब हम रिटायर होते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के समय आपका एक एक दिन के अवकाश का गणना होता है। क्योंकि यदि मान लो आपका अवकाश स्वीकृत नहीं है तो वो डायजनॉन माना जाएगा या आपको LWP माना जाएगा, तो ये आपका रिटायरमेंट के समय बहुत प्रॉब्लम देता है। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखें आप लोग, जब भी अवकाश लेते हैं तो अवकाश को स्वीकृत कराएं। अवकाश को स्वीकृत कराने के बाद अपना कैलकुलेशन, जब अवकाश से आप वापस लौटते हैं तो अपने सेवा पुस्तिका में उसको इजराज अवश्य कराएं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अवकाश ले लेते हैं और विशेषकर मैंने ये देखा है हेल्थ वाले, एजुकेशन वाले, ट्रैवल वाले ये अवकाश की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और छुट्टी पर चले जाते हैं और छुट्टी सैंक्शन कराते हैं। और छुट्टी यदि सैंक्शन नहीं होगी तो बाद में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम लेखा को सही ढंग से संचालित करें और हर कर्मचारी को ये अधिकार है कि वो अपनी सर्विस बुक साल में एक बार देख सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। पहले तो ये था कि सर्विस बुक कोई छू भी नहीं सकता, देगी, और अब ऐसा नहीं है। अब आप आराम से अपना पूरा सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप अपना गोपनीय चरित्रावली देख सकते हैं और यदि गोपनीय चरित्रावली में समय पर भी आपको यदि सूचित नहीं किया गया तो आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब पूरी हर चीज पूरा चिट्ठा जैसे हो गया है, हम हर चीज देख करके हर चीज उसके लिए हम अपना आवेदन लगा सकते हैं। उस आवेदन के तहत अधिकारी को उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है। हम डरते हैं कि अरे हम यदि कुछ बोल देंगे तो हमारा स्थानांतरण यहाँ से वहां हो जाएगा। भाई हम शासकीय सेवा में आए हैं, तो स्थानांतरण तो एक प्रक्रिया है, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। और ज्यादातर तो आप लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट में खूब दूर दूर ट्रांसफर मिल जाता है। हम लोग का अधिकारी वर्ग लोगों का तो ऐसा रहता है कहीं से कहीं पर भी कर देते हैं। यदि हम एक मना स्थिति बना लें, नहीं हमें नियमों के अंतर्गत काम करना है और नियम के तहत ही आगे बढ़ना है, तो कोई कारण नहीं है कि हमको कुछ परेशानी। हम परेशानी में तब पड़ते हैं जब नियमों का पालन नहीं करते हैं। नियमों का पालन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए भी एक नियम है। ऐसा नहीं कि हमने अर्जित अवकाश आज हमको चाहिए और आज हमने आवेदन कर दिया और हमको छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं है। हमको 3 हफ्ता पहले
21 सूचित दिन करना आवश्यक है, आवेदन देना जरूरी है और छुट्टी को सूचित कराना आवश्यक है। यदि अधिकारी चाहे आपने आवेदन नहीं दिया तो आपको छुट्टी कैंसिल कर सकता है और आप उसके लिए कुछ नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं बोल सकते। उस कंडीशन में हमारी पोजीशन बहुत खराब हो, वो पोजीशन खराब ना हो उस चीज को देखने के लिए हमें ये चाहिए कि हम नियमों को साथ में लेकर के काम करें। यदि मान लो मेडिकल ग्राउंड पर हम ले रहे हैं छुट्टी, तो मेडिकल ग्राउंड में हमको बाकायदा सीएमओ से सीएस से फॉरवर्ड करवा करके उसको फिर आवेदन करके हमको छुट्टी आवेदन करना चाहिए, ताकि हमारे कोई छुट्टी को काट ना सके, कोई बोल नहीं सके, कोई हमारे पर एलिगेशन नहीं लगा सके। हम क्या नियम नहीं जानते हैं और बस घर से एप्लीकेशन भेज दिया और सोचते हमारी छुट्टी सैंक्शन हो गई है और हम कर लेते हैं। अर्जित अवकाश में जाने के पहले हमको सूचित करना मैडम आवश्यक होता है। मैडम जानना चाहूंगा ये हाँ 3 जी, सप्ताह बोलिए। पूरा एप्लीकेशन अर्जित अवकाश के लिए 3 सप्ताह पूर्व एप्लीकेशन देने का जो प्रोसेस है, जी। ये क्लास 2 और क्लास 3 और क्लास 4 क्या ये सभी के लिए लागू होता है? सबके लिए लागू होता है, क्योंकि ये है कि नियम सबके लिए बराबर है और उसको हमको पालन करना आवश्यक होता है। क्लास 3 के लिए अलग नहीं होगा, क्लास 1 के लिए अलग नहीं होगा, नियम तो नियम होता है, नियम सबको पालन करना होता है। अब इसमें हमारे को एक चीज और देना जरूरी होता है। जब हम अर्जित अवकाश के लिए प्रस्थान करते हैं तो हमको अपने कार्यालय प्रमुख को सूचित करके जाना होता है। ये नहीं कि हम अपना हमारी छुट्टी सैंक्शन हो गई और हम चले गए। यदि मान लो कोई कार्यालय प्रमुख को कोई चीज आपसे जारी लेना है या कोई फाइलें लेना है या कुछ करना है, तो वो उतना जाने के पहले, क्योंकि काम कार्यालय अधिकारी के पास बहुत होता है तो उसको ध्यान नहीं रहता किस चीज का कितना सैंक्शन किया। और आप यदि आवेदन देंगे कि हम मैं इस तारीख से अपना अर्जित अवकाश पर प्रस्थान कर रहा हूँ, तो वो आपसे जो अत्यंत आवश्यक काम है उसको वो करा लेगा या आपसे फाइलें ले लेगा और अपने हिसाब से वो काम कर लेगा। उसी प्रकार से जब हम अर्जित अवकाश से वापस आते हैं तो हमको एक आवेदन देना होता है कि मैंने अर्जित अवकाश का उपभोग करके अपने काम पर पुनः उपस्थित हो गया। अब यदि मान लो आप अर्जित अवकाश पर हैं और यदि कार्यालय प्रमुख को कुछ कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो क्या वो आपको बुला सकता है? बुला सकता है, और परंतु उसके भी नियम है। यदि मान लो आपको बुलाता है छुट्टी पर से, तो जिस दिन, जैसे मान लो सपोज करो आप यहाँ भी छत्तीसगढ़ में हैं और आप अपना अर्जित अवकाश वो करने के लिए उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ आने में 2 दिन तो लगेगा। तो आपको यदि बुलाता है और आप उत्तर प्रदेश से वापस आना चालू करते हैं, तो जैसे ही आप ट्रेन में बैठते हैं उस दिन से आप कर्तव्य पर माने जाएंगे। ये नहीं कि आप जब यहाँ पहुंचेंगे तब। और उस कंडीशन में आपको यात्रा भत्ता की भी पात्रता होगी और आपको सार्वजनिक आपका पूरा उसकी पात्रता होगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि बिना मतलब के अधिकारी आपको उसके लिए अर्जित अवकाश से नहीं बुला सकता। यदि अत्यंत आवश्यक हो तभी आपको बुलाया जा सकता है। अब इसमें यदि मान लो अर्जित अवकाश पर इंसान गया है और यदि मान लो खुदा ना खास्ता उसको कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहता है, उस कंडीशन में उसका क्लेम किस तरीके से डिसाइड होगा, क्योंकि वो तो छुट्टी पर है। तो जिस दिन वो छुट्टी पर गया है उसका वेतन जो मिल रहा है उसके हिसाब से उसका पेंशन की पात्रता उसकी बनेगी। उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं लगेगा कि उसको कहाँ से कितना है, और जितना दिन उसका अवकाश शेष है उसका अवकाश का नकदीकरण की उसको पात्रता होगी। अब
अर्जित अवकाश में कार्य प्रमुख चाहे तो आपके आवेदन को मना भी कर सकता है कि आज अभी मैं इस कारण से आपको नहीं दे सकता हूँ। उस कंडीशन में यदि आपको एकदम अत्यंत आवश्यकता है तब आप उससे निवेदन करके बोल सकते हैं कि सर मेरे को इस काम के लिए इस चीज के लिए अर्जित अवकाश की आवश्यकता है, इसलिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। मेडिकल ग्राउंड में आप दे रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना आवश्यक है। यदि मेडिकल ग्राउंड पर नहीं ले रहे हैं तो आपको आवश्यकता नहीं। अब आपको अर्जित अवकाश हो गया। उसके बाद हमारे को ये देखना है कि अर्धवैतनिक अवकाश जो होता है हमारा, अर्धवैतनिक अवकाश में क्या है, हाफ पे लीव, मतलब कितने दिन की पात्रता होती है हाफ पे लीव की? साल में हमारे 20 दिन की पात्रता होती है और 20 दिन जो होता है हमारा वो 10 दिन आपको प्रथम उसमें जुलाई से लेकर आपका दिसंबर तक और जनवरी से लेकर के जून तक आपका 10 दिन की उसकी पात्रता होगी। और इसमें जो कैलकुलेशन होगा वो पूरा आप उसका 20 दिन मतलब 10 पूरे दिन की आपकी पात्रता इसमें बनती है, जो कि आप इसको ले सकते हैं। हमारे को इसमें एक चीज और देखने की आवश्यकता है कि यदि मान लो हमको एक प्रकार के अवकाश से दूसरे प्रकार के अवकाश में कन्वर्ट कराना है तो हमको इसको आवेदन देना पड़ेगा कि हम पहले किस प्रकार के अवकाश में थे और किस प्रकार के अवकाश में हम इसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं। अवकाश का आवेदन देने के साथ साथ हमारे को उसमें ये हमारे को ये जरूरी है कि हम किस तरीके से इसको उपभोग करना चाहते हैं। यदि हम इसको अवकाश को चिकित्सा के ग्राउंड पर ले रहे हैं तो चिकित्सा हमको सर्टिफिकेट लगा करके चिकित्सा का अवकाश के बेस पर हमको करना होगा। उसके अवकाश को हम प्रारंभ करना और कब समाप्त हो रहा है ये हमको बताना जरूरी है। चिकित्सा अवकाश पर यदि हम जाते हैं तो वो सामने वाले अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मालूम है। यदि मान लो वो अवकाश से वापस आएगा तो वो छुट्टी दे सकता है, परंतु यदि मान लो उसको ये मालूम हो कि यदि ये अवकाश पर से वापस नहीं आएगा या बीमार है या कुछ उसको परेशानी में है तो वो उसके अवकाश को जितना पहले सैंक्शन हुआ वहां तक तो उसका मान्य होगा, परंतु आगे का अवकाश को रोक सकता है। और वो उसको अवकाश को रोकने के बाद वो जैसा भी डिसीजन लेना चाहे कि उसको वॉलंटरी रिटायर कर दे या कंपलसरी रिटायर कर दे या उसको निरोग पेंशन में उसको कन्वर्ट कर दे, उस हिसाब से उसको उस छुट्टी को स्वीकृत करना होगा। अब इसमें हमारे को एक देखना है कि अर्धवैतनिक अवकाश के साथ हमारे को लेडीज लोगों को एक विशेष अवकाश की सुविधा है। लेडीज लोगों को प्रसूति अवकाश की सुविधा है। प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव जो होती है वो 180 डेज की लेडीज लोगों को पात्रता है। और अभी शासन ने एक नया नियम भी बता दिया है या सुविधा दिया है, यदि बच्चा बहुत छोटा है तो बच्चे के 18 साल तक के होते तक वो 2 साल का विशेष अवकाश उसको ले सकती है, जिसमें कि उसको वैतनिक तो नहीं होगा परंतु वो अवकाश का अवेल कर अपना अवकाश को ले करके फिर से कर्तव्य पर उपस्थित होकर के वो अपना कार्य को संपादित कर सकती है। वो बच्चे को केयर टेकर के रूप में उतना उसको विशेष सुविधा दी गई है। इसमें एक सुविधा और है जो लेडीज लोगों को है कि 2 जीवित बच्चे यदि हैं तब तक ही मैटरनिटी लीव की पात्रता है, अदरवाइज आपको
यदि 3 बच्चे हैं तो ये मैटरनिटी लीव की पात्रता नहीं होगी। इसमें यदि मान लो अबॉर्शन होता है तो अबॉर्शन में भी पात्रता ये है कि 45 डेज के लिए उन लोगों को छुट्टी मिलेगी। और यदि मान लो आपके 2 जीवित बच्चे हैं और उसके बाद ये सब चीज होता है तो उसमें फिर ये पात्रता नहीं होती, उसे अन्य अवकाश की पात्रता वो अवकाश ले सकता है। अब मैटरनिटी लीव के साथ साथ फादर लोगों को पैटर्निटी लीव की भी पात्रता होती है। पैटर्निटी लीव मतलब पितृत्व अवकाश जो कि 15 दिन की होती है। अब 15 दिन कैसे ले सकते हैं आप लोग? या तो बच्चा का पैदा होने के 15 दिन पहले या बच्चा का पैदा होने के 6 महीने के अंदर आप ये अवकाश को ले सकते हैं। यदि मान लो आपने 6 महीने के बाद अवकाश का आवेदन दिया तो क्या ये मान्य होगा? छह महीने के बाद यदि अवकाश का आवेदन दिए तो मान्य होगा कि नहीं होगा? छह महीने के बाद आपका जी नहीं होगा। अवकाश की पात्रता नहीं होगी जी क्योंकि मैडम। इसमें सीमा है कि 6 महीने के अंदर ही आपको अवकाश लेना है। अब पैटर्निटी लीव के साथ साथ यदि मान लो आप दत्तक पुत्र लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो एडॉप्ट करने पर क्या उस माता को लीव मिलेगी? मिलेगी मैडम। हाँ, उसमें उसको बिल्कुल सेम ऐसे ही उसका रहेगा क्योंकि वो बच्चे को एडॉप्ट कर रही है तो बच्चे को पालने के लिए उसको छुट्टी की आवश्यकता होगी और उसको ये दत्तक पुत्र को पालने के लिए ये हमको छुट्टी की पात्रता होगी। अब इसमें एक चीज ये देखना है, यदि मान लो आपके कोई संतान नहीं और या संतान है और आपने फैमिली प्लानिंग करा लिया। फैमिली प्लानिंग कराने के बाद यदि आपके दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है तो क्या फिर उसको मैटरनिटी लीव की पात्रता होगी? होगी, क्योंकि क्या है कि बच्चे जो है दो उनका डेथ हो चुका है, उन्हें फैमिली प्लानिंग करा चुका है तो उसमें उसको तो ओपन कराने के लिए भी उसको छुट्टी मिलेगी और यदि मान लो वो कंसीव करती है तो उसमें मैटरनिटी लीव की भी उसको पात्रता होगी, 2 बच्चे के होने तक के लिए उसको पात्रता होगी। इसमें कई बार लोगों को ये क्वेश्चन हो जाता है कि उसको तो पहले उसमें कंडीशन लिखा है कि 2, तो उसमें ये चीज ध्यान नहीं देते लोग, जीवित बच्चे शब्द लिखा है वहां नियमों में। 2 जीवित बच्चे रहेंगे तभी आपको ये छुट्टी की मतलब और दूसरा मैटरनिटी यदि तीसरा बच्चा होता तो पात्रता नहीं होगी, परंतु यदि 2 की डेथ हो जाती है और यदि तीसरा बच्चा आपका होता है तो आपको मैटरनिटी लीव की पात्रता होगी। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देने की बात है, ये जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव और आपका एडॉप्शन चाइल्ड का लीव जो है ये हमारा लीव लेखा में अकाउंट में इंद्राज नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये विशेष प्रकार का अवकाश है और विशेष प्रकार से इसका देता बनती है। इसके अलावा हमको और भी अवकाशों की पात्रता है जैसे कि अध्ययन अवकाश। अध्ययन अवकाश कब देय होता है? या परमिशन लेके अध्ययन करने जाते हैं या पीएचडी करना है या फिर एमफिल करना है। हाँ, वो सही बोला पर उसमें भी समय सीमा है। क्या समय सीमा है?
2 वर्ष का रहता है पीएचडी के लिए नहीं और मैम, उसमें उसमें ऐसा नियम है कि यदि पहले मैं आप भी ज्वाइन 5 करी साल और का मैं बोलूंगी जी। हाँ 5 वर्ष की सेवा होना मस्ट है। 5 साल की सेवा होने के बाद ही अध्ययन अवकाश दे होगा। और अध्ययन अवकाश आपने बिल्कुल सही बोला कि 2 वर्ष के लिए आपको देता होती है, पर इसमें कंडीशन क्या है? विभाग से परमिशन लेके हाँ, वो तो विभाग ने परमिशन दे दिया, आपने पीएचडी करने चले गए और उसमें प्रतिबद्धता क्या है? वापस आने के बाद उन्हें पुनः अपने सेवा उस विभाग को देना आवश्यक है। यस, और एक कंडीशन है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यदि मान लो वो 2 वर्ष की अध्ययन अवकाश के लिए गया और वो अध्ययन अवकाश का डिग्री या पात्रता उसको प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसको 2 वर्ष का जो पूरा सावैतनिक उसको वेतन मिला था वो उसको भरना पड़ेगा, और अवकाश का उसके हर्जाना उसको जो शासन के द्वारा दिया होगा वो उसको भरना होगा। यानी कि हम ये मत सोचे कि हम अध्ययन अवकाश में चले गए, 2 साल की छुट्टी मिल गई, हम अपना घूम फिर के चले आए, वैसा नहीं होगा। शासन ने जब अपने को सुविधा दिया है तो उसके बाद में वो उसका आउटपुट भी चाहती है। आउटपुट यदि नहीं आएगा तो फिर पनिशमेंट, और पनिशमेंट में वही है कि आपको उसका पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखें हम कि जब भी अध्ययन अवकाश पर जाए तो जिस पर्पस के लिए हम गए हैं वो पूरा फुलफिल होना अत्यंत आवश्यक। अध्ययन अवकाश के लिए क्या आप पूरी सेवा काल में 2 या 3 बार ले सकते हैं? अध्ययन अवकाश कितने बार लिया जा सकता है पूरी सेवा काल में? पूरी सेवा काल में अध्ययन अवकाश जो है आपका एक बार लिया जा सकता है। और यदि मान लो बहुत ही ज्यादा आपको अत्यंत आवश्यक है और आपको विशेष कारणोंवश और किया जा रहा है अध्ययन अवकाश के लिए, तो राज्यपाल से विशेष इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है। अब जो ये अवकाश है पूरे सेवा काल में कितने दिन का अधिकतम लिया जा सकता है? अधिकतम अवकाश पूरी सेवा काल में कितना लिया जा सकता है एक बार में? आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी मैडम, के लिए जी मैडम, पहले 5 साल थे, अभी 3 साल हो गया, कैसा कुछ है क्या मैडम? यस, वेरी गुड। जी पहले जरूर 5 साल मैक्सिमम था, पर अब 3 साल का आपका जी मैक्सिमम है, वो भी राज्यपाल की अनुमति से। बिना राज्यपाल की अनुमति से आपको ये अवकाश की देयता नहीं होगी, क्योंकि यदि हम अपना मन मर्जी करेंगे तो कोई भी नियमों का फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, और यदि इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर अराजकता बढ़ती जाएगी। इसलिए शासन ने अंकुश रखने के लिए हर चीज में इफ एंड बट्स करके रखा है कि हम ऐसा करेंगे तब हम ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हम छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि छुट्टी हमारे पास है, हम छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि पूरी सेवा काल में बहुत सारी छुट्टी हो जाती है। 300 दिन ही होता है, जैसे आप 30 साल नौकरी करेंगे तो 30 का 900 दिन का आपको वैसे ही हो जाता है। तो बीच बीच में आप छुट्टी ले सकते हैं, पर आप छुट्टी जो है बिना बताए बिना स्वीकृत कराए नहीं ले सकते, क्योंकि यदि कोई बिना बताए बिना उसके किया गया तो उसके लिए भी नियम है। क्या नियम है अपना?
यदि कोई एक शासकीय कर्मचारी 7 दिन से ज्यादा अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है बिना बताए, तो उसके लिए आप लोग प्रिंसिपल हैं, क्या करेंगे आप? तो यदि एक टीचर बदमाशी करके 7 दिन से नदारद है, क्या करेंगे आप लोग? नोटिस देंगे सर। यस, वेरी गुड, नोटिस देंगे। उसके बाद यदि मान लो 15 दिन तक वो नहीं आया, तब क्या करेंगे? फिर नोटिस देंगे। फिर यदि मान लो 30 दिन तक यदि आपका नहीं उपस्थित हुआ, तब आप क्या करेंगे? पेपर में पब्लिश करेंगे कि 30 दिन से नदारद है, आप अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए, नहीं तो आपकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। हम परेशानी में कब पड़ते हैं? जब हम नियमों का पालन नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि शासकीय कर्मचारी महीनों गायब हो जाता है, हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। बाद में क्या होता है, जब सामने आता है तब सब पर तुमने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, सब एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। पर उस समय स्थिति बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। तो वो स्थिति ना आए तो हमको कम से कम नियमानुसार नोटिस दे करके उसको विधिवत कार्रवाई करें। तो कोई कारण नहीं है कि कोई भी बिना काम से उपस्थित रहकर नहीं उपस्थित रहकर तनख्वाह पाए, या बिना उपस्थित रहे आज छुट्टी पर रहता रहे, चलता जाए और उसकी नौकरी भी बरकरार रहे। ये बिल्कुल गलत बात है। नौकरी हमारी तभी बरकरार रहेगी जब हम विधिवत अवकाश लिए रहेंगे, क्योंकि अवकाश हमारे को अधिकार नहीं, यह हमारे को सुविधा दिया है शासन ने कि हम उसके तहत कार्रवाई करें और उसके तहत हम आगे बढ़ते जाएं। अब हमारे को एक चीज और ध्यान रखना है कि अवकाश के लिए अलग अलग स्थिति में, अलग अलग समय में पात्रता दी हुई है कि कितने कितने दिनों के लिए किस किस को अधिकार है। बिना अधिकार के हम उसको छुट्टी का हम नहीं दे सकते। जैसे कि अर्जित अवकाश का प्रशासकीय विभाग को कितना है? 180 दिन की पात्रता है। विभाग अध्यक्ष प्रथम श्रेणी को 90 दिन का, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी कार्यपालक यदि है तो 120 दिन का, कार्यालय प्रमुख है प्रथम श्रेणी है तो 60 दिन का है, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी है तो 90 दिन का है, और तृतीय श्रेणी कार्यपालक को छोड़कर और चतुर्थ श्रेणी यदि है तो 180 दिन का। अब अर्ध व्यक्तिगत अवकाश में पात्रता क्या है? प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार, विभाग अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी को 180 दिन का, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालक जो है उनको 240 दिन का, कार्यालय प्रमुख प्रथम श्रेणी 60 दिन, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी कार्यपालक 120 दिन, तृतीय श्रेणी कार्यपालक को छोड़कर चतुर्थ श्रेणी को पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब लघुकृत अवकाश जो है, लघुकृत अवकाश जो है प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार है, और विभाग अध्यक्ष प्रथम श्रेणी 90 दिन, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी कार्यपालक 120 दिन, कार्यपालक प्रमुख और प्रथम श्रेणी यदि है 30 दिन, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी 60 दिन, तृतीय श्रेणी कार्यपालक को छोड़कर और चतुर्थ श्रेणी को पूरा अधिकार दिया। अब अदेय अवकाश जो है, अदेय अवकाश मतलब लीव नॉट ड्यू। जब कोई भी अवकाश आपके खाते में नहीं है तब अदेय अवकाश को लिया जा सकता है, या फिर आपके खाते में अवकाश है परंतु यदि कर्मचारी आवेदन करता है कि मेरे को अदेय अवकाश के तहत ये दिया जाए और यह भी मेरा इसको विठाल रखा जाए, तो उसको हम अदेय अवकाश को देंगे। परंतु
जैसे ही वो कार्य पर उपस्थित होता है तो उसके खाते में जो अवकाश है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। और ये अदेय अवकाश जब आपका कोई अवकाश नहीं है पर भविष्य में जब वो अवकाश को अवेल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब उस कंडीशन में वो अवकाश को ले सकता है। परंतु ये कार्य प्रमुख पर डिपेंड करता है कि उसको ये पूरा मालूम होना चाहिए कि ये वापस आएगा, तभी तो सैंक्शन करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब प्रशासकीय विभाग का पूर्ण अधिकार है। विभाग अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी को 30 दिन का, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी को 60 दिन का, कार्य प्रमुख तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पूर्ण अधिकार है। असाधारण अवकाश, अब प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार है। विभाग अध्यक्ष को विभाग अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी को 120 दिन का, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का 240 दिन और कार्य प्रमुख तृतीय श्रेणी को पूर्ण अधिकार है। और प्रसूति अवकाश, दत्तक पुत्र ग्रहण करना, पितृत्व अवकाश, ये कार्य प्रमुख को पूर्ण अधिकार है। अब इसमें ये यदि मान लो मैडम मैं जानना चाहता हूँ हाँ जी, विशेष अवकाश के अंतर्गत हम लोग किस तरह के अवकाश को शामिल करेंगे? विशेष अवकाश सिर्फ आपका जो कर्मचारी संघ जो है उन लोग को दिया गया है, और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और आपका पुलिस कर्मी है उन लोग को आपका विशेष अवकाश दिया है, बाकी को विशेष अवकाश की पात्रता नहीं है। क्लियर? यदि कुछ डाउट है तो क्लियर बोलिए। क्लियर ओके मैडम, क्लियर जी। अब इसमें हमारे को एक चीज ये देखता है कि यदि मान लो आप अर्जित अवकाश में हैं और उसी समय आपका वेतन वृद्धि लगता है, तो क्या वेतन वृद्धि आपको उस समय लग सकता है? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। उस समय आपका, चूंकि आपका जो वेतन का भुगतान होगा उस समय जब आप अर्जित अवकाश में हैं, तो जिस दिन आप छुट्टी पर गए हैं उसके पहले तक जो आपको देयता थी उसी के हिसाब से होगा। पर यदि आपका वेतन वृद्धि लगता है तो आपकी देयता जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज होगी तो हम उसको बीच में चेंज नहीं कर सकते, वो फिर आपकी वेतन वृद्धि की तिथि आगे बढ़ जाएगी। तो हम जब भी अवकाश लें तो ये चीज ध्यान रखें कि हमारा जब वेतन वृद्धि लगने का समय है जिस तारीख में, उस तारीख को विशेषकर हम अवॉइड करें कि हम अवकाश उस समय अर्जित अवकाश या किसी प्रकार का अवकाश ना लें। क्योंकि क्या है कि हम अवकाश ले रहेंगे और वेतन, विशेषकर वेतन वृद्धि का ध्यान रखें। बाकी समय में तो उतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु वेतन वृद्धि का उस पर जरूर अफेक्ट पड़ता है। तो उसमें हम ये ध्यान रखें कि हम जब लौट के आएंगे तभी हमारा वेतन वृद्धि लगेगा, तभी हमारे को उसकी पता होगी और उसके हिसाब से हमारा पैसा हमको दे होगा। अब हमारे पास एक चीज और आता है कि यदि मान लो आपने एक क्वेश्चन किया था कि मतलब विशेष वेतन का मतलब हम और कब उसमें कर सकते हैं। विशेष अवकाश आपका परिवार नियोजन पर भी मिलता है, तो उसमें भी हमारे को आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। जैसे स्वास्थ्य कर्मचारी को रहेगा, पुलिस कर्मचारियों को रहेगा, और हमारा जैसे संघ वाले हैं पदाधिकारी उन लोग के लिए रहेगा। उस कंडीशन में हम विशेष अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं, बाकी समय में हमारे को नहीं।
यदि मान लो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है और नेचुरल कैलेमिटीज होने के कारण हमारे को उस पर्टिकुलर पीरियड 1-2 दिन के लिए यदि हमको कुछ अवकाश करना पड़ता है तो उस कंडीशन में डीएम को अधिकार होता है कि वो विशेष अवकाश को दे, तब वो ये अवकाश लेखा में उसका गणना नहीं होगी, परंतु वो अवकाश विशेष परिस्थिति में विशेष स्थिति में दे होगा। अब आप लोग के सामने कई बार प्रश्न आता होगा कि यदि मान लो वेतनभोगी कर्मचारी हो और वर्क चार्ज कर्मचारी हैं, तो उन लोग को हम कैसे अवकाश प्रदान करें? कार्यभारित पर है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक को आकस्मिक अवकाश पहले क्या था कि अवकाश की पात्रता नहीं दी जाती थी, परंतु अवकाश इन लोग को भी आज की स्थिति में ये है। जैसे मान लो आपका कोई महिला कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रही है और वो संविदा पर है या डेली बेस पर है, तो क्या उसको प्रसूति अवकाश मिलेगा? नहीं दिया जा सकता। नहीं, पहले नहीं था नियम में, परंतु अब ऐसा नियम बना दिया है कि यदि मान लो आपका कार्यभारित पर है या डेली बेस पर है या संविदा पर है, तो उस कंडीशन पर आपको मैटरनिटी लीव की पात्रता लेडी कर्मचारी को होगी। तो उस कंडीशन में हम उसको विवादग्रस्त ना करते हुए नियम के तहत उसको हम दे सकते हैं। अब हमारे पास सामने एक चीज ये है, आकस्मिक अवकाश मंजूर करने के लिए तो जो आपका सक्षम अधिकारी है उसको पात्रता है। अब आप लोग देखे होंगे कि क्रिसमस के समय या दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये आखिरी रहता है, तो उस समय सब कोई क्या करता है, छुट्टी के लिए आवेदन करता है। क्या हम सब कर्मचारियों को छुट्टी दे दें? नहीं। और कितने दिन तक क्या दे सकते हैं? मेरे अकाउंट खाते में यदि मान लो 13 में से 8 दिन की छुट्टी है और मैं आवेदन करती हूँ कि 8 दिन की मेरे को छुट्टी की आवश्यकता है, आप मुझे छुट्टी दीजिए, तो क्या आप देंगे? नहीं, क्योंकि शासन ने ये नियम बना के रखा है कि दिसंबर माह में एक साथ 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी आकस्मिक अवकाश को नहीं दिया जा सकता। यदि आपको छुट्टी चाहिए और ज्यादा, तो फिर आप अर्जित अवकाश के लिए आवेदन करें, जो कि विधिवत आपका 21 दिन पहले हो। और यदि मान लो नहीं दिया आपने समय पर छुट्टी का अर्जित अवकाश का आवेदन, उस कंडीशन में आप उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस समय बहुत आवश्यकता होती है कर्मचारियों की और सभी कोई छुट्टी लेना चाहते हैं कि अब हमारी आकस्मिक अवकाश। अपने शिक्षा विभाग में अवकाश जी। जो है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 अप्रैल तक चलता है। तो जी ऐसी स्थिति में दिसंबर की क्या महत्ता है? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया आएगा। उस कंडीशन में शिक्षा विभाग के लिए आपका सत्रांत से पहले जो होता है उस समय एक साथ छुट्टी 3 दिन से ज्यादा का पात्रता नहीं बनेगा, वाइस वर्सा है। क्योंकि बाकी कर्मचारियों के लिए क्या है, छुट्टी खत्म होता है कब से कब तक का है उनका, दिसंबर में खत्म होता है, तो उसमें उनका 3 दिन का यहाँ लॉजिक लगता है। आप लोगों के वहां पर अप्रैल से आप लोग का चालू होता है, मतलब नया उसमें सत्र के पहले जो आपका जो कैलकुलेशन है, लास्ट मंथ में जो है 3 डेज से ज्यादा का आपको पता का नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन? आई एम सेटिस्फाइड।
एक इसमें एक प्रकार का अवकाश और दे है, जो हिंदू लेडीज हैं उन लोग यदि हरतालिका में उपवास रखती हैं तो उनको एक दिन का विशेष अवकाश की पात्रता होती है। ये अवकाश लेखा में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं होता, परंतु आवेदन देने पर हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसके लिए शासन द्वारा विशेष अवकाश की पात्रता है। कई बार आप देखते होंगे मार्च एंडिंग में कई कर्मचारी चाहते हैं कि हम अवकाश पे चले जाएं ताकि हमको काम को ना करना पड़े, क्योंकि उस समय बजट का एंडिंग रहता है, पूरा सामानों को लेना रहता है और सब चीजों को मेंटेन करना रहता है, पूरा अकाउंटिंग करना रहता है। तो सब चाहते हैं कि हम उस समय इन कामों से बच जाएं और हम आगे बढ़ जाएं। परंतु उस समय शासन ने यह नियम बनाया है कि यदि मान लो अत्यंत आवश्यक कार्य है तो हम स्वीकृत कर दें, अदरवाइज हम वर्षांत में अवकाश को स्वीकृत ना करें। अब यदि मान लो मेरे घर में शादी है, बच्चे की शादी है और उसी समय तय हुई है तो कुछ जेन्युइन कारण है तो हम दे सकते हैं, या फिर कोई विशेष परिस्थिति आ गई है, घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई और उसके कारण हमको छुट्टी चाहिए रहेगा, 14 दिन हमको चाहिए या 15 दिन 20 दिन चाहिए, तो उस कंडीशन में हम छुट्टी के लिए डिनाई नहीं कर सकते। अदरवाइज छुट्टी हम डिनाई देने के लिए हम छुट्टी का डिनाई कर सकते हैं। अब जो कार्यभारित तथा आकस्मिकता नीति से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उन पर जो नियम है वो 1 अक्टूबर 2010 वाला लागू नहीं होता। उन पर जो नियम लागू होता है 1977 का लगता है। इसमें यदि मान लो प्रसूति अवकाश के लिए जाती है महिला तो उसमें उसको 45 डेज के लिए पात्रता होगी, जबकि जो जनरल लेडी है उसको कितने दिन की पात्रता है बताएंगे? मंथ्स मैडम, 6 मंथ, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए 180 डेज के लिए है उनको पात्रता। परंतु जो कार्यभारिता और आकस्मिकता निधि वाले हैं उनके लिए ये 45 डेज के लिए ही है। जबकि 1977 का जो अपना अवकाश नियम है वो लेडीज लोग के लिए उस समय 90 डेज के लिए था। अभी जो है अपना 6 मंथ के लिए 180 डेज के लिए है। तो इस तरीके से जो हमारा कर्मचारी है कार्यभारित और आकस्मिकता वाला जो है उन लोग के लिए 45 डेज का ही रहेगा। हमारे पास यदि मान लो अर्जित अवकाश समाप्त हो गई है और अर्धवैतनिक अवकाश हमारे लेखे में है तो क्या हम उसका मांग कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। और कितने दिन तक मैक्सिमम कर सकते हैं? इक्कीस दिन पूर्व। नहीं, 21 दिन तो पूर्ण करेंगे पर मैक्सिमम कितने डेज का अपन छुट्टी ले सकते हैं? इतने का अवकाश तो हमारे खाते में जितना है कमिटेड लीव तो उतना ही ले सकते हैं। कमिटेड लीव का क्या है आपका? कमिटेड लीव कभी लैप्स नहीं होती, ठीक है? जी।
वो काउंट जी, होती जी। जाती है, वो कभी भी तुम्हारी जी। खत्म नहीं होगी। जैसे तुम्हारा सॉरी आप लोगों का जैसे अर्न लीव जो है 300 डेज प्लस 15 डेज है ना, इतना ही एक्युमुलेट हो सकती है, मतलब 315 डेज तक ही आप उसको रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। परंतु कमिटेड लीव जो है तुम्हारी आपकी वो हमेशा प्लस होती जाती है। यदि मान लो आपके खाते में 400 दिन की है, तो क्या 400 दिन पूरा आप ले सकते हो? नहीं ले सकते। 400 दिन पूरा नहीं ले सकते। उसमें भी नियम है कि एक बार में हम 120 दिन से ज्यादा का हम नहीं ले सकते हैं, और पूरे सेवा काल में हम उसको 3 बार से ज्यादा उसको अवेल नहीं कर सकते एट ए ग्लांस। वैसे पार्ट पार्ट में आप ले सकते हो, जैसे कम कम दिन का 10 दिन 20 दिन 15-25 दिन का ऐसे करके ले सकते हो। परंतु आप यदि बोलेंगे कि एक साथ एक स्ट्रेस में हम ले लें करके, तो वैसा हमारे को नहीं होगा। अब यदि मान लो मैडम मेरा एक प्रश्न था हाँ कि बोलिए। मैडम जैसे किसी को कैंसर या कोई गंभीर बीमारी है, तो जी मैडम इसका मतलब वो किस प्रकार के अवकाश लेगा? मेडिकल अवकाश तो लेगा, लेकिन जी बाद में उसका कंटिन्यू जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको जी कितने दिन की पात्रता होगी मेडिकल की या अन्य की? टोटल पूरा जैसे 1 साल तक वो ज्वाइन नहीं कर सकता, असमर्थ है ज्वाइन करने में, तो उसे किस प्रकार की अवकाश की पात्रता होगी मैम? उसमें मेडिकल लीव पर वो ले सकती है। कुछ उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आजीविकावकाश में करना पड़ेगा, कुछ आपको लीव में करना पड़ेगा कि जब क्योंकि क्या है कि एकदम आ जाए एक दिन ज्वाइन कर ले, फिर दूसरे दिन आप छुट्टी पर उसको सैंक्शन कर सकते हैं। ओके। ज्वाइन करें फिर छुट्टी लें, आप फिर ज्वाइन करें फिर छुट्टी लें, तो ऐसे आप कई समय तक ले सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या है कि यदि मान लो कंटिन्यूएशन में नहीं है, आप नहीं चाह पा रही है, नहीं कर पा रही है, बिल्कुल कैंसर हो गया है, आप बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो उस कंडीशन में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो फिर उसके लिए आप लोग को विधिवत उससे बोलो, आवेदन हर बार देता जाए कि भाई ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते जाए, और विशेष परिस्थिति में फाइल बना करके उसके पास आपके प्रशासनिक विभाग के अधिकारी के थ्रू राज्यपाल के पास उसको भेजिए, और विशेष परिस्थिति में उसको छुट्टी की 3 इयर्स तक का उसको कंटिन्यूएशन में हम दे सकें। जी, थैंक यू मैम। क्लियर? थैंक यू, क्लियर मैम। हाँ, अब सपोज करिए कि यदि मान लो मैं ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी में काम करते करते मेरे को मशीन गिर जाती है, मेरा हाथ भी टूट जाता है, पैर भी टूट जाता है, मैं काम करने की योग्य नहीं हूँ। उस कंडीशन में क्या मेरे को अवकाश मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। निर्योग्यता अवकाश जो है हमारे को मेडिकल ग्राउंड पर ये अवकाश हमारे को दे होगा। और यदि मान लो किसी ने जानबूझ करके आपको चोट पहुंचाई और आप उसके तहत काम करने योग्य नहीं रहे हैं, तब क्या आपको अवकाश दे होगा? मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि आपसे नहीं हुआ है, आपको किसी ने जानबूझ करके चोट पहुंचाई है, उसके कारण आप परेशान हुए हैं, उसके कारण आपको अवकाश पर जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में भी अवकाश को पात्रता होगी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं अवकाश देने के मामले में, कि हाँ किसी से दुश्मनी बनाना है, हाँ इसको अवकाश और दुश्मनी अपने को वर्क कैपेसिटी के तहत नहीं करना, हमारे को ह्यूमन बीइंग हो करके भी करना। कई बार क्या होता है कि कर्मचारी भी अनड्यू एडवांटेज उठाता है, तो हमको ये भी देखना है कि कोई कर्मचारी अनड्यू एडवांटेज इसको ना उठाए। और जनरली आप देखेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं देखती हूँ बहुत से केसेस ऐसा आते हैं जिसमें कि लोगों को बिल्कुल समझ नहीं होता कि हम किस तरीके से परेशान करें। काम पे नहीं आएंगे, तनख्वाह पूरा चाहिए उन लोगों को, या फिर कई बार हम इंस्पेक्शन में गए देखे कि वो अपना ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं,
स्पेशली रिमोट इलाके में वो अपने असिस्टेंट को रख करके पढ़ाते हैं, असिस्टेंट को रह करके काम कराते हैं और खुद अपना शहर में रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है, मैं इसलिए ये चीज आप लोग को बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग प्रिंसिपल हैं और आप लोग के अंदर में बहुत से टीचर्स लोग रहते हैं और कई बार टीचर लोग वास्तव में परेशान होते हैं और उन लोग को प्रिविलेज नहीं मिल पाता और कई बार उन लोग जानबूझ के बदमाशी करते हैं और उन लोग को किसी तरीके से ये है हमको तनख्वाह मिलती रहे। तो हमको ये भी देखना है जो जिसका काम है वो पूरा ईमानदारी, लगन और सच्चाई से काम करे, क्योंकि यदि वो काम नहीं कर रहा तो उसको वेतन पाने का कोई अधिकार नहीं, उसको अवकाश का कोई अधिकार नहीं। वो दूसरे से काम कराता है, पूरा अवकाश लेता है, पूरा पैसा लेता है, पूरा प्रशासन को परेशान करके रख देता है। आप लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चे लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे, बच्चे लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपको ऊपर वाले अधिकारी लोग बोलेंगे। तो हमारा ये मोटो होना चाहिए कि अवकाश को हम सैंक्शन करें, बट देख के करें ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना उत्पन्न हो। हम किसी भी स्थिति में कोई को भी ऐसा स्थिति नहीं आने दें कि किसी को बोलने के लिए मौका मिल जाए कि इस कर्मचारी ने ऐसा काम किया है जिससे कि हमारी शाला का नाम खराब हो रहा है या प्रिंसिपल का नाम खराब हो रहा है। या फिर हम कई बार देखते हैं सैंक्शन का, मैंने देखा छुट्टी नहीं है उसके बाद में छुट्टी सैंक्शन कर दी, जीपीएफ में अकाउंट में पैसा नहीं है उसके बाद भी हम सैंक्शन कर देते हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग जब छुट्टी सैंक्शन करते हैं, जीपीएफ सैंक्शन करते हैं, सीपीएफ सैंक्शन करते हैं तो कम से कम फाइल बुलवा के देखते हैं और उसको अपडेट करने के बाद ही छुट्टी सैंक्शन करें या कोई भी फाइनेंशियल स्वीकृति दें, क्योंकि जब कुछ कांड होता है तब हमारे सामने सब परेशानियां आती हैं और हम बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम था इस खाते में थी या इसके में था। अब जैसे आप लोगों प्रोबेशनर बच्चे रहते हैं, उनका छुट्टी सैंक्शन अर्जित अवकाश की गणना हम किस तरीके से करेंगे? एक महीने में 2.5 दिन के हिसाब से जितने दिन वो काम करेगा उस हिसाब से, जैसे मान लो कोई 20 सेशन में आता है ज्वाइन करने के लिए तो उसका पूरा मंथ जब काम कर लेता है तो उसके बाद उसको 2.5 दिन की छुट्टी की पात्रता हो जाती है और वैसे हिसाब से उसका एक्युमुलेट हो जाता है। क्या प्रशिक्षु लोगों को छुट्टी की पात्रता होती है? अप्रेंटिस लोगों को छुट्टी की पात्रता होती है अर्जित अवकाश की? जी अच्छा नहीं मैडम, नहीं अर्जित अवकाश नहीं मिलता है अप्रेंटिसशिप पीरियड में। हाँ मैडम वो तो रेगुलर नहीं हुए ना प्रॉब्लम जी। यस, नियमित कर्मचारियों को ये इसकी पात्रता होती है, जो नियमित नहीं है कर्मचारी उनको इसकी पात्रता नहीं होती है। अब यदि मान लो कोई एक प्रोबेशनर है और आपके पास आता है और बोलता है मैडम मेरे को 10 दिन की छुट्टी चाहिए और उसको अभी ज्वाइन किए केवल 2 महीना हुआ है, तो क्या आप उसको छुट्टी स्वीकृत करेंगे? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि उसके खाते में छुट्टी कितनी है? केवल 5 दिन की। 2 महीना मतलब 2.5 और 2.5 5, तो 5 दिन की छुट्टी और जबकि वो मांग कर रहा है 10 दिन, तो 10 दिन की छुट्टी का उसको पात्रता नहीं बनेगा। पर यदि वो आवेदन देता है कि मेरे खाते में 5 दिन की छुट्टी है और मैं भविष्य में ये अवकाश को अर्जित करके इसको अकाउंट लेखा में बराबर कर दूंगा तो मुझे लीव नॉट ड्यू दिया जाए, तो क्या आप उसे देंगे? देंगे? क्योंकि क्या है कि वो
भविष्य में काम करेगा। और यदि मान लो वो छुट्टी पर चला जाता है और नहीं आता लौट करके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो प्रोबेशनर है, तो प्रोबेशन के समय में बॉन्ड भराया जाता है, तो उसके बॉन्ड की राशि से उतने दिन जितने दिन उसने काम नहीं किया है तो उसका छुट्टी से पैसा को माइनस किया जा सकता है। अब बॉन्ड से एक चीज मेरे को और ध्यान आई कि जब अध्ययन अवकाश पर जाते हैं तो हमको अध्ययन अवकाश के पहले एक बॉन्ड भरवाना पड़ता है उस अधिकारी या कर्मचारी से कि वो सेवा से वापस लौट के आएगा, पूरा अपना टेन्योर पूरा करेगा और पूरा अपना डिग्री प्राप्त करके शासन की सेवा में पुनः उपस्थित होगा। तो वो बॉन्ड से ही हम आगे का कार्यवाही कर पाएंगे, अदरवाइज बिना बॉन्ड के वो स्किप होकर के भाग सकता है, छुट्टी पे जा सकता है। अब यदि मान लो एक कर्मचारी आपके यहाँ पर स्कूल में एक टीचर है, काम कर रहा है, और उसने आपसे विधिवत आवेदन करके लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने की अनुमति दिया। आपने अनुमति दिया उसको विधिवत, और उसका सिलेक्शन सपोज करिए डिप्टी कलेक्टर में हो जाता है। उस कंडीशन में आप उसको कैसे रिलीव करें और उसका लेखा को किस तरीके से संधारित करके फाइल को आगे बढ़ाएं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया मैडम, एक बार और बोलेंगे? जैसे आपके अंडर में एक टीचर है, समझ लीजिए क्लास 3 टीचर है, मतलब ग्रेड 3 टीचर है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 होता है ना, ग्रेड 3 टीचर है। उसने आपसे आवेदन किया कि मैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठना चाहती हूँ, आपने उसको परमिशन दे दिया। परमिशन देने के बाद उसने एग्जाम दिया, एग्जाम को क्लियर कर लिया और उसका डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हो जाता। उस कंडीशन में आप उसको किस तरीके से छुट्टी देंगे और किस तरीके से उसको रिलीव करेंगे और उसका लेखा किस तरीके से संधारित करते हैं? सपोज करिए कि उसकी 5 साल की सर्विस है और उसने कोई छुट्टी नहीं ली। क्लियर नहीं हुआ लगता मेरा क्वेश्चन आप लोगों को? एक जानकारी नहीं है उसके बारे में। देखिए उसमें सिंपल सा फंडा है कि उसने क्योंकि आपसे विधिवत परमिशन लिया लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने की, यानी वो थ्रू प्रॉपर चैनल गई। अब हम जनरली क्या होता है कि जब वो एक सेवा से दूसरे सेवा में जाते हैं तो त्याग पत्र देते हैं, परंतु इसने विधिवत परमिशन लेकर के फॉरवर्ड करा करके आगे गई है, तो इसका जो सेवा है वो पूरी काउंट होगी। यदि मान लो वो आपसे परमिशन नहीं लेती तो उसकी एक छुट्टी भी जाते, उसकी सेवा भी जाती, उसका सब कुछ चला जाता। परंतु इसने विधिवत काम किया है, विधिवत परमिशन लिया है, विधिवत एग्जाम दिया है और उसको वहां जाकर ज्वाइन करना है। आप उसको यहाँ पर वो वहां से आवेदन जब डिप्टी कलेक्टर में उसका सिलेक्शन हो गया, किसी भी सर्विस में होता है, तो विधिवत वो लिख के देगी मेरा यहाँ पर लोक सेवा आयोग में इस पद पर मेरा चयन हुआ है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैंने आपसे अनुमति ली थी, अनुमति की कॉपी ये लगी हुई है। अनुमति की कॉपी यदि नहीं है तो फिर आपसे रेजिग्नेशन ही ले सकते हैं और तब रिलीव कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको रिलीव नहीं कर पाएंगे। अब इसमें यदि मान लो उसकी खाते में 5 साल मैंने बोला तो 5 के 15 150 दिन की छुट्टी है, तो उसके खाते में पूरा 150 दिन की छुट्टी लिखा जाएगा। यदि जो लिया होगा तो वो लिया का माइनस हो जाएगा
अदरवाइज उसका हाफ पे लीव और अर्न लीव का दोनों का कैलकुलेशन होगा। सर्विस बुक उसकी यहाँ से पूरी स्थानांतरण आपकी राजस्व विभाग होगा। यदि मान लो आपका डिप्टी कलेक्टर होगा तो राजस्व विभाग चला जाएगा। आपका छुट्टी का कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी, परंतु यदि परमिशन लेके नहीं जाता तब तो आपका हो जाएगा, कोई चीज आपका उसकी पात्रता नहीं रह जाएगी। क्लियर? अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और करती हूँ मैं। यदि मान लो एक कर्मचारी छुट्टी लेके गया और छुट्टी के समय उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उसकी फैमिली आपसे क्लेम मांगती है, तो आप उसको क्या क्या क्लेम देंगे? क्योंकि अपन आकाश नियम पढ़ रहे हैं तो आकाश के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या आप उसको देंगे? सिंपल सा बात है कि उसके खाते में जितना अर्जित अवकाश है उसका हम इनकेशमेंट करके कैलकुलेशन करके दे देंगे। क्योंकि अभी के जिससे मैं बोली अभी अभी सर्विस में आया है तो ज्यादा साल की सर्विस नहीं है, तो यानी 87 के बाद है, तो आपका जो पूर्व में अर्ली जो लिया वो सवाल ही नहीं उठता। तो अभी जितने हैं उतने के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा और आपको सीधे उतना पैसा उसके फैमिली को देना होगा। पर इसमें हमको एक चीज और देखना होगा कि सर्विस बुक में नॉमिनेशन है कि नहीं। नॉमिनेशन यदि नहीं है तब हमारे को उसके लिए लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट मंगवाना आवश्यक होगा, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी। इसलिए आप लोग एक चीज ये ध्यान जरूर रखिए कि सेवा जैसी सर्विस में कोई भी कर्मचारी आता है तो उसकी सेवा पुस्तक संधारित होना चाहिए और सेवा पुस्तक संधारित होने के साथ साथ हर पर्पस के लिए नॉमिनेशन पत्र होना जरूरी है। यदि नॉमिनेशन होगा तो आपको कोई भी चीज का कमी नहीं होगी, परंतु यदि नॉमिनेशन नहीं है तो वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आपको आवश्यक होगा, जो कि कोर्ट से बनता है और कोर्ट से वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेना बहुत टाइम टेकिंग है और कठिन भी है। जब हम एक पेपर में नॉमिनेशन ले, जी सर बोलिए। करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। हाँ जी बोलिए। ये अपने सेवा पुस्तिका में जो नॉमिनेशन है, जी क्या बैंक में जो अकाउंट है उस सेवक का, शासकीय सेवक का, उसके नॉमिनेशन और पुस्तिका के नॉमिनेशन में कुछ अंतर है क्या उनकी प्रक्रिया में? देखिए, बैंक का जो नॉमिनेशन है वो बैंक के पर्पस के लिए लागू होगा और आपका सर्विस बुक का जो नॉमिनेशन है वो सर्विस पर्पस के लिए लागू होगा। यदि मान लो आपका सर्विस बुक में नॉमिनेशन है और बैंक में नॉमिनेशन नहीं है तो वहां पर भी आपको लीगल हेल्प देना पड़ेगा, बैंक वाला आपको कोई पैसा क्लेम नहीं देगा। और यदि मान लो बैंक में आपका नॉमिनेशन है और सर्विस बुक में नॉमिनेशन नहीं है तब भी आपको यहाँ पर लीगल हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब दोनों इसलिए नॉमिनेशन जो नॉमिनीज होंगे, हाँ दोनों जी, नॉमिनीज सेम होंगे? नॉट नेसेसरी। आप चाहे तो बैंक में यदि मेरा पास पैसा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति को दूं 50% तो 50% पति को दे दूं, बेटे को 50% दे दूं या बहू को दे दूं या किसी थर्ड पर्सन दे दूं, माँ बाप को दे दूं, किसी को भी दे दूं। नॉमिनेशन वो चीज है वो मेरे विल पर है कि मतलब कर्मचारी के बिल पर है वो किसको कितना कब कहाँ देना चाहता है। क्लियर? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के क्रम में जो फैमिली के मेंबर दिए गए हैं, क्या उनके अतिरिक्त भी नॉमिनी दिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो अब पेंशन जो है, पेंशन में पत्नी का अधिकार है, ठीक है, या पति का अधिकार है, परंतु ग्रेचुइटी में
वो चाहे तो पति पत्नी को मत दे, बच्चे को मत दे, अपने चाचा भतीजे को दे दे, चाहे किसी थर्ड पर्सन को दे दे, किसी को XYZ को दे दे, वो दे सकता है। परंतु पेंशन में सिर्फ पत्नी का अधिकार है, या पत्नी नहीं है तो बच्चों का है। और बच्चों में भी क्या है कि 18 साल की उम्र से 25 साल तक आपका जो है तब तक पेंशन ले सकता है बड़ा बच्चा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। परंतु यदि वो सर्विस में आ जाता है तो वो उसका पेंशन की पात्रता हट जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट का आ जाएगा। या लड़की है, जी उसकी शादी हो जाती है और यदि वो 25 साल की नहीं हुई है तो उसके बाद उसका हक खत्म होकर के थर्ड वाला जो होगा उसका हक आ जाएगा। इस तरीके से वो घटते क्रम में आपका पात्रता बनती जाएगी। परंतु ठीक है मैम, थैंक यू। यदि इसमें बच्चा माइनर है तब क्या करोगे आप? बताइए मैडम, बताइए। यदि बच्चा माइनर है तो उस समय वैध संरक्षक लगेगा। और वैध संरक्षक में कौन हो सकता है? नाना नानी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, ये बड़ा भाई हो सकता है जो मतलब एडल्ट है। और एडल्ट है और वो है हैंडीकैप्ड है या मेंटली रिटार्डेड है अगर, तब उस कंडीशन में वो हाँ मेंटली रिटार्डेड है तो उसका हक खत्म हो जाता है, उसको तो पेंशन वैसे ही मिलेगा। जो हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड रहते हैं तो उन लोगों को फैमिली पेंशन के साथ जो बच्चा वो रहता है उसको जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग उसको पेंशन मिलेगा। अदरवाइज 25 साल के बाद खत्म हो जाता है और ये उस वैध कंडीशन। संरक्षक जो बताया आपने, जी, वैध संरक्षक क्या वही नियुक्त करेगा या कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाएगा? वो उसमें क्या है, वैध संरक्षण में या तो उसका दादा दादी नाना नानी या वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पर वो कोर्ट देखेगा। यदि मान लो मैं हूँ और मैं वो बच्चे को अच्छे से नहीं रखती हूँ और वो बोलती है नहीं मैं उसकी नानी हूँ और मैं उसके वैध संरक्षक बन जाती हूँ, तो कोर्ट चाहे तो मेरे पास से हटा करके वो उसकी दादी को दे सकते हैं, चाचा चाची को दे सकते हैं, किसी को, या फिर कोर्ट किसी थर्ड पर्सन को भी नियुक्त कर सकता है इसके बाद संरक्षण रहेगा। और जब तक ये बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता है तब तक उसको आप उसका लुक आफ्टर करेंगे। और कोई क्वेश्चन? क्लियर? जी जी। अब एक बार अपन एट अ ग्लांस चालू करते हैं आकाश का। आकाश नियम कब से लागू हुआ? आकाश नियम कब से लागू हुआ? ऐसा ना हो कि 77 से मैडम। हाँ 77 से। छत्तीसगढ़ में कब लेकिन लागू हुआ? छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर 2010 से। गुड, वेरी गुड। और अवकाश नियम में सबसे पहले क्या है? आकस्मिक अवकाश में क्या क्या प्रावधान है? मैडम वर्ष में 13 दिन और ट्रैवल क्षेत्र में 20 दिन, यदि वो 20 किलोमीटर से की दूरी पर है तो। बिल्कुल सही। और मैडम हेल्थ पुलिस विभाग को 16 डेज की पात्रता है आकस्मिक अवकाश में, आई थिंक सो जी। और एट अ टाइम 8 डेज ले सकते हैं लीव। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी हाँ, एट ए टाइम 8 डेज ले सकते हैं। जी, 8 डेज मतलब आपका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिला के ना, यदि प्रीफिक्स सफिक्स मिला करके 8 डेज से जी हाँ, ज्यादा हो रहा तो उसकी पात्रता नहीं होगी। जी हाँ। जी। और
अवकाश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को मिलता है तथा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मिलता है विशेष अवकाश, तथा 1 दिन का विशेष अवकाश महिला कर्मचारी को तीजा के लिए मिलता है, हिंदू महिला कर्मचारियों को। बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी स्पेशल अवकाश सुने आप लोग। स्पेशल अवकाश मैडम अध्यक्ष और सचिव जो विकास खंड स्तर पर उनको 3 दिन का, संभाग स्तर पर अध्यक्ष सचिव को 7 दिन का और राज्य स्तर पर अध्यक्ष और महामंत्री को 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। वेरी गुड। और उसके बाद हेलो मैम, ये 1 जनवरी को भी स्पेशल लीव मिलता है क्या क्रिश्चियंस को? ऑप्शनल ऑप्शनल है वो ऑप्शनल है। अच्छा, ओके। ऑप्शनल 3 डेज का आपका अलग से ले सकते हैं और 3 डेज का आपका कमिश्नर अलग से देते हैं, वो अलग है। एक बार में कोई भी कर्मचारी 8 दिन तक लगातार अवकाश ले सकता है प्रीफिक्स सफिक्स को मिला करके। 8 डेज का। मैडम एक प्रश्न मुझे करनी थी, जैसे किसी ने अवकाश लिया 15 डेज का अर्जित अवकाश या जो भी अवकाश, तो मैडम उसका जो अंतिम अवकाश दिन रहेगा, जैसे 15 डेज में 15th डे, तो उस दिन उसको ज्वाइन करना पड़ेगा कि वो 16th डे में आकर के ज्वाइन करेगा? यदि 15 डेज का उसने अवकाश लिया है, मतलब 15 जी। डेज पूरा फुल होता है, तो 16 जो डे होगा उसमें आके वो ज्वाइन करेगा। ओके, थैंक यू मैम। और जैसे और यदि प्रसूति मान लो- अवकाश भी, जी प्रसूति अवकाश भी जैसे ले रहे हैं, जैसे 90 दिन का उसने लिया, तो 90 दिन कंप्लीट करने के बाद वो दूसरे दिन वो ज्वाइन करेंगे। अभी जी हाँ, तो 90 दिन से बढ़ करके आपको 6 मंथ का जी मिल हाँ, रहा है, जी। मंथ डिटेल्स का मिल रहा है। ओके। हेलो मैडम, अच्छा, आप तो पूछ रहे थे। जी मैडम 2 प्रकार का अवकाश एक साथ लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है मैडम? 2 प्रकार का अवकाश लिया जा सकता है, परंतु आपको सूचित करना पड़ेगा कि पहले मैं इस अवकाश पर था और उसके साथ अब मैं अब इस अवकाश में इसको ऐड करना चाह रहे हैं, चूंकि मेरा अवकाश यहाँ पर समाप्त हो गया। यदि मान लो आपके पास अर्जित अवकाश है और आप अर्जित जी। अवकाश में आप सोचेंगे कि अर्जित अवकाश के जैसे 15 दिन का लिए हैं और आपके पास खाते में है पैसा और मतलब अवकाश है और आप चाहेंगे कि आकस्मिक अवकाश भी ले लूं करके, तो वो नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश के साथ अर्जित अवकाश लिया जा सकता है मैडम कंटिन्यूएशन में? लिया जा सकता, पर वो जो आपका आकस्मिक अवकाश है वो नल एंड जी। वाइड हो जाएगा और वो जिस दिन से आपने आकस्मिक अवकाश लिया था उस दिन से आपका जी। अर्जित अवकाश काउंट होगा। हाँ, यानी शुरू से उसको अर्जित अवकाश में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैडम ना? हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी ईएल खत्म हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा ईएल में काउंट हो जाएगा। हाँ, पूरा ईएल में काउंट हो जाएगा और जो सीएल है आपका वो सीएल बैलेंस में शो अच्छा। होगा वो। जी। हाँ, मैडम उनसे फिर आवेदन लेना पड़ेगा क्या? हाँ, संबंधित आवेदन लेना पड़ेगा, आपको फिर आपसे लड़ाना चालू कर देगा कि मैंने ये मांगा था, आपने ये दिया, क्योंकि कर्मचारी अपनी गलती जी। नहीं देखता, वो अधिकारी के लिए हाँ। बहुत जल्दी ऊँगली उठा देता है कि ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, तो अपने को वैसा बीच में पड़ना ही नहीं है। और कोई क्वेश्चन? हेलो मैम, मैडम, हेलो। जानना चाहूंगा मैडम, बोलिए। एक महिला कर्मचारियों को एक विशेष चाइल्ड केयर अवकाश की पात्रता है जिसके लिए उन बताया ना मैंने आपको, 2 साल का ले सकते हैं करके 18 साल के बच्चे को होते। वो किस माने उनकी पात्रता क्या होगी, किस तरह के, माने ऐसा तो नहीं कि कोई भी शिक्षा कर्मी जो 2 साल अभी 3 साल या 4 साल जिनको हुआ है, क्या इस तरह के कर्मचारी भी, महिला कर्मचारी भी 1 साल अब का? शिक्षा कर्मी तो रहे नहीं है, वो सब रेगुलर हो गए हैं ना, उनको सारे रेगुलर की पात्रता हो गए, वो पूरा 2 मैंने साल का मैं जानना चाहता हूँ मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे किस प्रकार के महिला कर्मचारी हैं जिन्हें 1 वर्ष तक लगातार चाइल्ड केयर लीव लेने की पात्रता है? जिसने अभी जैसे सपोज करिए कि बच्चा उसका 18 साल तक का नहीं हुआ है और वो सर्विस में आने के बाद होता है, उसके लिए वो पात्रता बनती है। यदि मान लो उसका पहले से बच्चा है और वो
18 साल का नहीं हुआ है और वो अभी उसको सर्विस में है, 2 साल हुआ है, तो वो उसकी पात्रता नहीं बनी। सैंक्शन अथॉरिटी बताए। जी क्या बोले हेलो। सर? जी बोलिए गुड सर। इवनिंग मैम। जी बोलिए गुड मैम। इवनिंग मैम। जी हेलो। बोलिए मैम। मैम हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरे को आ रही है आपकी आवाज, जी बोलिए। मैम, इसको एक बार और रिपीट कर देंगे प्लीज। ये चाइल्ड केयर वाला जो है, जो जी अभी आपने कहा ना बिफोर मैरिज अगर है या आफ्टर मैरिज, वो वाला क्लॉज एक बार और रिपीट कर दें। देखिए, जैसे सपोज हेलो। करिए कि मैं अभी, हाँ मैं बोल रही हूँ, सुनिए। जैसे मैं आपके हेलो। अंडर में शिक्षक, हाँ सुनिए, जैसे मैं आपके अंडर में शिक्षक हूँ और मैं चाइल्ड केयर लीव के लिए चाहती हूँ, परंतु मैं यदि आज ज्वाइन कर रही हूँ और मेरा बच्चा पहले से 15 साल का हो गया है और वो मैं अप्लाई करती हूँ कि आपको चाइल्ड केयर के लिए मेरे को 1 ईयर के लिए छुट्टी दिया जाए, तो अभी एट प्रेजेंट उसको देखने के लिए मेरे को उसकी पात्रता नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा सर्विस में आने के पहले का बच्चा है। परंतु यदि मैं अभी सर्विस में हूँ और मेरा बच्चा होता है और उसके बाद वो बच्चा जब तक 18 साल तक का नहीं हो जाता तब तक मैं पूरी सर्विस के में 18 साल के होते तक बच्चे के मैं 2 साल का चाइल्ड केयर लीव ले सकती हूँ। क्लियर? स्वीकृत। मैडम क्या इसके लिए स्वीकृति जो है वो संचालनालय से पूर्व में लेनी होती है, उसके बाद अवकाश में जाना होता है? चाइल्ड केयर लीव के लिए परमिशन लेना आवश्यक है, बिना परमिशन के नहीं जा सकता। जी मैडम, ओके। जी हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। बोलिए हाँ जी बोलिए। मैडम, जैसे संविदा कर्मचारियों का जी और रेगुलर कर्मचारियों का जो छुट्टी की प्रक्रिया है, दोनों समान है कि कुछ अंतर है इसमें मैडम? संविदा कर्मचारी लोगों का और और सामान्य नियमित कर्मचारी वालों का तो भिन्न है कि समान? सीएल के लिए आपको पात्रता रहेगी, पर ईएल के लिए उन लोगों को पूरा, संविदा वालों के लिए ईएल के लिए अलग, उनके लिए विशेष वो छुट्टी स्वीकृत होने के बाद ही जब शासन से लेकर के फिर उसको अपन कर सकेंगे। ऐसा उनके लिए केवल सीएल? उनका नहीं, जी जी। उसमें एक चीज ये ध्यान रखेंगे, संविदा के हाँ शर्तें होती है। यदि संविदा की शर्त में उन लोग को ये जी लिखा हुआ है कि सामान्य कर्मचारियों के तहत उनको सारे प्रिविलेज दे होंगे तब वो मिलेगा, अदरवाइज संविदा में साफ लिखा जाता है कि अवकाश, जी आकस्मिक अवकाश के अलावा और कोई अवकाश दे नहीं होगा, लिखा रहता है संविदा में। संविदा की जी शर्तों जी। में पढ़ेंगे कि संविदा की शर्त में क्या क्या चीज डाला गया है। यदि संविदा की शर्त में तो ये लिखा संविदा है भर्ती कि नियम 2012, हाँ मैडम 12 संविदा में, भर्ती नियम 2012। हाँ जी संविदा नियम 12 है उसमें, परंतु जी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 12 में नियम जो है आपका संविदा का, कि आपको जब जी संविदा आदेश निकालते हैं तो इसमें स्पष्ट शर्तों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। तो जब भी जी कोई संविदा का कर्मचारी आता तो बोलना आपकी शर्तें कहाँ दिखा रहा है, तो जो उसने आदेश निकाला है तो उससे क्लैरिफाई करवा लो, ताकि जी आपको सर। परेशानी नहीं हो किसी को कुछ क्लेम देने की। जी मैम। जी जी और थैंक यू कोई? मैडम। जी मैडम जो चाइल्ड केयर के लिए रहता है अवकाश। जी हेलो। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ मैं। चाइल्ड केयर का जो अवकाश है, चाइल्ड केयर का अवकाश जो 2 साल का है, क्या एक साथ ले सकते हैं कि अलग अलग भी ले सकते हैं? अलग अलग भी ले सकते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो जी जी सपोज जी। करिए कि आपका बच्चा एकदम इन्फेंट है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल जी प्रीमैच्योर बेबी हो गया है और उसको बहुत केयर की आवश्यकता है,
जी तो आपका 6 मंथ के अलावा जी जी वो 2 साल का कंटिन्यूएशन में चाइल्ड केयर के नाम से ले सकती, फिर बाद में उसको और छुट्टी नहीं मिलेगी। जी अब्दुल संवाद बख्श, जी सर। और कोई क्वेश्चन? पूछना था। हेलो हाँ जी, बोलिए हेलो मैडम, ये पूछना था कि ये आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश स्वीकृत क्या मैडम दोनों प्रिंसिपल कर सकता है सर मैडम? आकस्मिक अवकाश तो करेगा तो वो प्रिंसिपल के अधीन कितने आकस्मिक अवकाश, कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश वो कर सकता है लगातार? आप 8 दिन का मैक्सिमम कर सकते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, जी उसमें जी साफ है कि 8 दिन का आप प्रीफिक्स और सफिक्स मिला करके कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। जी 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 ईश्वर साहू, ठीक है, ठीक। साधना सिंह, और कोई क्वेश्चन? आशुतोष सिन्हा, मधुमिता, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। निकाला, यदि मान लो कोई कर्मचारी गजेंद्र साहू, लीव आयुष साहू, नॉट ड्यू में करण सिन्हा, निकिता साहू, यास्मीन चंद्राकर, ठीक, ये थोड़ा सा उधर सरका दे, ये मैथ्स वाले हैं। ठीक, अब किसका नाम आया? उदयन, अटेंडेंस हाँ, हो गई। यहाँ हेलो प्लीज, आप में से किसी का माइक ओपन है उसको म्यूट कर लीजिए। बाद में आप प्रियंका श्रीवास्तव, हेलो, अटेंडेंस हो रही है। आप लोग हेलो, मैडम के अलावा किसी का माइक ओपन है कृपया उसको आप लोग म्यूट करिए। मेघा ध्रुव कॉमर्स में डाल, तो कॉमर्स वाला, ठीक, फिर संध्या तिवारी कॉमर्स। प्लीज जो अटेंडेंस ले रहे हैं वो अपना माइक Please mute your mic. नचिकेत बायो, अभी बायो निकाल रहे हैं ना? रूपस मैडम, आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लें। रूपस मैडम, रूपस मैडम माइक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? रूपस मैडम प्लीज म्यूट योर माइक। मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, यदि मान लो कोई कर्मचारी उसकी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई और वो लीव नॉट ड्यू पर गया हुआ है, उस कंडीशन में वो यदि 15 दिन के बाद कार्यालय में उपस्थित होता है तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? कोई कर्मचारी लीव नॉट ड्यू में गया है, एक आवेदन छोड़ के जाता है, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है और मुझे छुट्टी चाहिए और मैं बाद में इसको एडजस्ट करके छुट्टी को एडजस्ट कर दूंगा, और वो 15 दिन बाद अपने कार्यालय में उपस्थित होता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? उसकी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है तो आप उसका प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे? मैडम एडवांस लीव दे सकते हैं उनको? भूतलक्षी प्रभाव से क्या मैडम? यस, भूतलक्षी प्रभाव से उसको दे सकते हैं, परंतु आपको रेस्ट एश्योर होना चाहिए कि वो आ गया। वो रेस्ट एश्योर इसलिए हो गया, मैं बोल रही हूँ कि 15 दिन बाद वो वापस आके ज्वाइन कर लिया। तो कई बार क्या होता है कि लोग छुट्टी को सैंक्शन नहीं करते क्योंकि लीव नॉट ड्यू है, उसकी छुट्टी नहीं है, हम उसको छुट्टी कैसे सैंक्शन करेंगे? पर वो आ गया कार्यालय में, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको 6 महीना छुट्टी सैंक्शन मत करिए, 6 महीने में वो अर्न कर लेगा 15 दिन की छुट्टी, तब आप उसको छुट्टी सैंक्शन कर दीजिए, परंतु सर्विस बुक में उसका निराकरण करके तत्काल उसमें अंकित करिए, क्योंकि अंकित यदि आप नहीं करेंगे तो उसके सर्विस रिकॉर्ड में उतना बैकलॉग दिखता रहेगा, और यदि बैकलॉग दिखता रहेगा तो जब आपका पेंशन केस बनेगा तो 15 दिन की छुट्टी का आपका पैसा, मतलब छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है
तो पेंशन केस वहां अटक जाएगा। क्यों देरी होती पेंशन केस निराकरण करने में? क्योंकि हमारे छुट्टी का निराकरण हम नहीं करते। यदि मान लो LWP है, LWP कब होता है? जब आपके पास कोई छुट्टी नहीं है और आप ऐसी छुट्टी भाग गए, तब LWP होता है। और जब LWP होता है यानी आपका क्या होगा, ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। और ब्रेक इन सर्विस जब रहेगा तो पेंशन के लिए उतना पीरियड काउंट में नहीं आएगा, और काउंट में नहीं आएगा तो आपका पेंशन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमको ये चीज देखना है कि LWP की स्थिति नहीं आए। आप कब LWP कर सकते हैं? कब कर सकते हैं LWP? जब कर्मचारी बिना बताए, बिना कारण के, बिना सूचित किए कार्यालय पर उपस्थित नहीं होता है, तो प्रशासकीय अधिकारी, आपका जो कार्यालय प्रमुख है या आपका विभाग अध्यक्ष है, वो उस कर्मचारी को LWP कर सकता है। और LWP में उसको सर्विस बुक में अंकित करना आवश्यक होता है। यदि मान लो कोई कर्मचारी अचानक से बीमार पड़ जाता है और वो आपको सूचित नहीं कर पाता है, परंतु 1 हफ्ता बाद उसका एप्लीकेशन किसी के द्वारा पहुंचता है, ये बीमार है और इसको मेडिकल ग्राउंड पर अवकाश की आवश्यकता है, तो क्या आप उसका अवकाश स्वीकृत करेंगे? करेंगे ना। अगर उसके खाते में अगर लीव बची हुई है तो करेंगे मैडम। हाँ करेंगे, पर कर्मचारी के कंडीशन वापस क्या आने है? पर, कर्मचारी के वापस आने पर उसका अवकाश स्वीकृत करेंगे। वैसे भी कर सकते हैं सर। जैसे मान लो कोई 10-15 दिन के लिए अपना वो करता है मेडिकल ग्राउंड पर, और 1 हफ्ता के अंदर वो सूचित कर दिया है, यानी वो नियम के परिप्रेक्ष्य में है। पर एक चीज उसमें उनको ये भी करना होगा कि CMO से एक सर्टिफिकेट करवा करके अनफिट का सर्टिफिकेट भिजवाना पड़ेगा फॉर्म A पर, और जब वो उपस्थित होगा फॉर्म B पर अपना करके कि ये फिटनेस का सर्टिफिकेट लगा करके देगा, तब वो उसका छुट्टी का पूरा निराकरण हो जाएगा। यदि मान लो 15 दिन के लिए आपका मेडिकल ग्राउंड पर लेता है, उस कंडीशन में हम उसका छुट्टी सैंक्शन कर देंगे, क्योंकि उसका मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट हमारे पास पहुंच गया है। यदि मान लो मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट नहीं पहुंचता है, तब हम उसकी छुट्टी रोक सकते हैं या फिर पेंशन स्वीकृत कर सकते हैं। परंतु यदि सर्टिफिकेट आ जाता है हमारे पास, तो हम उसको छुट्टी को स्वीकृत कर सकते हैं। अब यदि मान लो कोई हैंडीकैप्ड है, उसके लिए क्या ये 13 दिन का अवकाश की पात्रता है कि और अधिक की पात्रता है? कोई शासकीय कर्मचारी हैंडीकैप्ड है, उसको कितने दिन के अवकाश की पात्रता होती है? हैंडीकैप जो कर्मचारी होते हैं उनको 21 डेज के लिए आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है। ये उनके लिए विशेष प्रिविलेज है, सबके लिए नहीं है। फिर से जानना चाहूंगी, सॉरी मैडम, ब्रेक हो रहा था, आवाज समझ में नहीं आया। कोई कर्मचारी यदि हैंडीकैप है तो उसको 13 दिन के अलावा
ज्यादा उनको सीएल की पात्रता होती है, उनको 21 डेज की छुट्टी की पात्रता होती है। शासन के द्वारा एक विशेष कंडीशन में उनको छुट्टी की पात्रता दी गई है। उनके लिए एक्सक्यूज मी मैडम, जी सर। एक प्रश्न था। हाँ जी एक प्रश्न था बोलिए। कि सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे कार्यालय में छुट्टी रहती है। जी शैक्षणिक संस्थाओं में क्या कार्यालय की छुट्टी रहती है? और यदि रहती है तो वहां पे प्राचार्य और उनके क्लर्क को अवकाश की क्या बाध्यता रहेगी? और यदि नहीं रहती है और कार्य पे उपस्थित रहते हैं तो अवकाश की सीमा क्या रहेगी? इसमें आप एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि एजुकेशन वालों को सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती है, परंतु यदि वो अवकाश के आप ग्रीष्मकालीन अवकाश या आपका विंटर वेकेशन या अन्य जो वेकेशन में आपको छुट्टी दे होती है, उसमें यदि उपस्थित होकर कार्य करते हैं तो उन लोगों को 2.5 दिन की छुट्टी की अलग से पात्रता होती है, जो कि ईयर में काउंट होती है। ये शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, ये सब कार्यालय में थर्ड और सेकंड सैटरडे छुट्टी रहती है। नहीं, जिला लेकिन शिक्षा संस्थाओं कार्यालय, में हाँ वो वही मैं बता रही हूँ। कार्यालय यदि है तो आपका वहां पर कार्यालय के सारे रूल लागू होंगे, परंतु जहाँ पर एजुकेशन स्कूल से संबंधित है तो वहां पर एजुकेशन के रूल लागू होंगे। तो क्या प्राचार्य का कार्यालय नहीं है? हमारे बाबू भी नहीं आते हैं। प्राचार्य का कार्यालय है, पर आप लोग ऑफिस अध्ययन ऑफ द से प्रिंसिपल। संबंधित है, वो आप लोगों को ये भी है कि प्राचार्य के साथ आप लोगों को 2 पीरियड पढ़ाना भी आवश्यक है। ये सिर्फ कार्यालय है जहाँ पर पूर्ण कार्यालय है, जहाँ पर कोई शैक्षणिक कार्य नहीं होता, वहां पर आपको सेकंड और थर्ड सैटरडे की छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। जी, तो ऐसी स्थिति में उस कार्यालय में पदस्थ जितने भी क्लर्क हैं उपस्थित रहेंगे? और कार्य तो करना पड़ेगा उन लोगों को। जी जी जी। और इसीलिए शायद नहीं कहीं पे आते हैं नियम है मैडम। कि वहां पे 13 के जगह पे 16 सीएल की पात्रता उनको रहेगी। यस, ऐसा कहीं पे मैंने पढ़ा था। है, बिल्कुल सही बोले आप। पढ़ा नहीं, वो नियम में है। लेकिन यदि क्लर्क नहीं आते हैं संस्थाओं में तो ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जी, नियम है ना, उसमें नियम, अवकाश नियम की पतली सी बुक है, आप देखेंगे उसमें पूरा लिखा हुआ, उसको आप कोट करके उसको पेज और नंबर और उसके सही फोटोकॉपी लगा करके उसको दे देंगे तो उसको कुछ बोलते नहीं बनेगा वो। जी जी, थैंक यू। जी, मैम और कोई स्कूल क्वेश्चन? नहीं आते, वर्षों से बाबू नहीं आ रहे हैं। सेकंड, हेलो जी जी, हेलो हाँ जी बोलिए सर। मैडम, वर्षों से क्लर्कल स्टाफ स्कूलों में सेकंड और थर्ड सैटरडे को नहीं आता है, खाली प्रिंसिपल रहते हैं। ऐसा क्यों? भैया आप लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन में उनको नियम पढ़ा करके थोड़ा सा टाइट करिए ना, तो क्यों नहीं आएंगे? क्या है कि ये हमारी नेग्लिजेंसी है कि हम उन लोग को टाइट नहीं कर सक रहे हैं। जी। अच्छा मैडम, एक और प्रश्न था कि प्रिंसिपल जो गर्मी में काम करते हैं तो उसके लिए कितना ये लोन का बढ़ेगा? 2.5 दिन के हिसाब से ना, 1 एक महीने महीने का रहता है। जी। जी जी। नॉन वेकेशनल होने के कारण 30 डेज रहेगा। सर वैकेशन, जी जी, प्रिंसिपल्स को 30 डेज का ईयर मिलता है वैकेशन में काम करने का। वो जो स्पेशल जैसे किसी काम में संलग्न किए जाते हैं ऑर्डर के साथ में किसी शिक्षक को, तो उनका 2.5 दिन के हिसाब से मिलता है। जी जी हाँ, जी जी।
10 दिन केवल मैक्सिमम, लेकिन उसमें भी ना मैक्सिमम 15 डेज रहता है। हाँ, मैक्सिमम 15 डेज, उसे 15 तो डेज से ज्यादा प्रिंसिपल का आप नहीं कितना कर हुआ सकते। मैडम, टोटल बताएं। 30 डेज, 30 डेज अलग से आपको नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग को 30 डेज का मिलता है उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, जी। यदि मान लो आपका ट्रांसफर हुआ और आप उसमें गए, ट्रांसफर पे गए, तो आपका जैसे मान लो आपका 1000 किलोमीटर से ऊपर है, तो ट्रांजिट पीरियड के लिए आपको जैसे 10 डेज का मिलता है, और आप उसको 10 डेज में नहीं, आप 2 दिन में वहां पहुंच गए, तो 8 दिन आपका ईएल में और काउंट हो जाएगा। जी जी, जी ठीक है मैम, थैंक्स। जी, ओके। और कोई क्वेश्चन? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लीव इनकैशमेंट की गणना कैसे करते हैं? लीव मैडम इनकैशमेंट की गणना, क्लियर है ना, स्कूल के लड़कों को आना है। हाँ जी, हेलो। लीव इनकैशमेंट का गणना इस प्रकार से होगी, जैसे सपोज करिए कि आप रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के समय आपका हेलो। 300, जी, गणना मैं बता रही हूँ लीव इनकैशमेंट की। 300 डेज का जैसे आपके पास खाते में छुट्टी है, तो आपको जो पात्रता होती है 240 डेज की पात्रता होगी। अब उसको गणना हम कैसे करेंगे, जैसे आपका लास्ट मंथ में, मतलब आपका आखिरी समय में आपका 300 डेज है, और आपका यदि आप 87 के पहले के भर्ती के हैं, और 87 के पहले आपने यदि मान लो 60 डेज का आपने या 80 डेज का आपने लीव एनकैशमेंट करा चुका है। पहले लीव एनकैशमेंट का ये नियम था कि 1 साल में 7 दिन का और 2 साल में 15 दिन का आपको छुट्टी की इनकैशमेंट करने की पात्रता थी। तो उस कंडीशन में आपका यदि पैसा आपने इनकैश करा चुका है और आपने 80 डेज का यदि सपोज कराया है और आपका 300 डेज है, तो 300 डेज में आपका 80 माइनस हो जाएगा, और आपका 80 माइनस करने के बाद 220 डेज, मैक्सिमम आपको पात्रता कितनी है 240 डेज। तो आपका जो रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट होगा 220 डेज का होगा। परंतु यदि मान लो 87 के बाद के आप भर्ती हैं, तो 87 के बाद लीव एनकैशमेंट की पात्रता खत्म हो गई, मतलब वो नियम को खत्म कर दिया, तो पूरा पूरा आप या तो छुट्टी लो या आपका ऐड होता जाता है, तो उसमें 300 डेज से ज्यादा होता ही नहीं। तो आपका यदि 200 डेज है तो 200 डेज का आपका हो जाएगा, 240 डेज का होगा तो 240 डेज का हो जाएगा। और ये जो लीव एनकैशमेंट होता है वो आपका बेसिक प्लस आपका इंक्रीम जो होता है उतना ही आपका डे होता है, अदर अलाउंसेस उसमें ऐड हो करके कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ 2 चीज का उसमें कैलकुलेशन होता है। क्लियर? या अभी भी डाउट है? तो फिर और कोई उदाहरण देकर बताओ। ओके, ये थैंक क्लियर हो गया सर? ये मैम, ये 87 के बाद वालों को जी। लीव एनकैशमेंट मिलता ही नहीं है। लीव इनकैशमेंट मतलब पहले क्या था सर कि हम अपना इन सर्विस में रहते रहते हम यदि मान लो मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ तो मैं इनकैशमेंट करा लेती थी, ठीक है। परंतु अभी यदि मान लो मैं छुट्टी नहीं लूंगी तो मेरे लैप्स हो जाएगी, 300 डेज तक आपका कैलकुलेशन में रहेगा, 300 प्लस आखिरी का 15 दिन, मतलब 350 डेज तक ही आपका एक्यूमुलेट रहेगा, उससे ज्यादा आपका होगा नहीं, वो सारा का सारा लैप्स हो जाएगा। पर पहले क्या होता था कि जैसे हमारा 240 डेज का था पहले, 87 के पहले, तो उस समय हम क्या करते थे कि हमारा जैसे 240 डेज हो गया तो उसके पहले ही हम उसका 15 दिन का या 7 दिन का हम पैसा इनकैश करा लेते थे। छुट्टी नहीं लिए, काम इतना रहता था, छुट्टी नहीं मिली तो इनकैश करा लेते थे। पर अब हमें इनकैशमेंट सिर्फ रिटायरमेंट के समय है, बीच में नहीं है, ड्यूरेशन में नहीं। क्लियर?
Yes, ma'am, clear. Okay. Any question? यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई क्यूरियोसिटी हो या कोई पर्सनल क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं वाइंड अप करूंगी। अब कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। तो मैं एक क्वेश्चन करूं? हाँ, ये बताइए मुझे कि आप ड्यूटी में हैं और ड्यूटी में काम करते करते यदि अचानक से भूकंप आ जाता है, अब भूकंप आने के कारण आपके 10 कर्मचारी हताहत हो जाते हैं, उस कंडीशन में उस कर्मचारी के संग आप क्या करें? विशेष तो जो डीएम साहब के पास होता है 2 दिन का छुट्टी, वो तो अलग बात है, लेकिन पहला तो मेडिकल ट्रीटमेंट का है। यस, वेरी गुड। उसको आप चूंकि वो ड्यूटी में ही काम करते करते उसको इंजरी हुई है तो पहले उसको मेडिकल फैसिलिटी पूरी मिलेगी, प्लस उसको अवकाश मेडिकल ग्राउंड पर भी दे होगा। उसके लिए कोई पहले से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके लिए कोई अलग से काम करने उसको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके सामने और आप ही के प्रीमाइसेस में ये सब कुछ हुआ है। सेंट्रल में जैसे आईओडी मिलता है, इंज्योर्ड ऑन ड्यूटी, जी, वो तो खैर काम करते हुए चोट लग गया, लेकिन ये एक आकस्मिक हादसा है। हादसा है। हाँ, वो केंद्र में क्या नियम अलग है थोड़ा से, केंद्र में छुट्टियां भी अलग ढंग से दी होती हैं। जैसे वहाँ केंद्र में आपको पूरा 300 डेज के बाद भी उन लोग का एक्यूमुलेट हो जाता है, पर यहाँ पर वैसा प्रिविलेज अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि वहाँ पर अभी जो नियम में संशोधन हुआ है उसमें ये है कि आपका 300 डेज से अब भी हो जाता है तो प्लस होता जाएगा, पूरी सेवा काल में काउंट करके उसको आखिरी समय तक वो इनकेशमेंट के लिए भी उसको गणना में प्राप्त कर सकेंगे वो। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैडम, एक प्रश्न है मैडम, ये स्कूल के जो लिपिक वर्ग के लिए मैडम जो शनिवार हम लोग बुलाएंगे उसका कहीं पर उल्लेख है क्या मैडम? आप मेरे को नंबर बताइए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी उसका रूम का। जी मैडम, 94-063। एक मिनट सर, एक मिनट। जी, 94 063 063 45 45 881 881। रिपीट करें, 9406345881। जी, और नाम सर? जी जी, नाम बागर साहब। बागर साहब। बाग साहब। बागर साहब। जी। थैंक यू मित्रों। थैंक यू क्लॉडियस मैडम, आपने अवकाश नियम बहुत अच्छे से समझाया, हमारे सभी साथीगण बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जब भी मैडम आवश्यकता पड़ेगी, आपसे आग्रह है कि इस तरह की मार्गदर्शन हमारे प्राचार्य मित्रों करते रहेंगे और भी इस तरह की आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, कल का हमारा जो सेशन रहेगा 3 से 4 बजे तक आईसीटी का सेशन रहेगा, सोमशेखर सर लेंगे एनआईसी से, और सेकंड सेशन होगा जिसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में एक भूपेंद्र श्रीवास्तव सर है वो लेंगे।
तो आप सभी से अनुरोध है कि टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आप बहुत कुछ और सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू क्लैरिस मैडम, थैंक यू सर। Thank you.